हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग आज वेक्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिक्स क्या है इसके बारे में देखा था, फिजिक्स के ब्रांच के बारे में देखा था। आज हम लोग वेक्टर के बारे में देखेंगे। हमने है ना पिछले क्लास में क्लासीफाई किया था स्केलर क्वांटिटी को, दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, एक स्केलर और एक आपका वेक्टर। स्केलर हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम लोग सिंपल एडिशन से ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर आपका सिंपल एडिशन से ऐड नहीं होता है। तो इसी है ना बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, है ना। तो प्लीज़ जो बच्चे फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे बेसिक मैथ्स का, वो जा कर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which cannot be added simply या algebraically are known as vector। ठीक है। हमने बोला कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी, वो फिजिकल क्वांटिटी है ना, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एडेड सिंपली या अल्जेब्रिकली, जिसको हम लोग सिंपली या अल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी आपका वेक्टर के नाम से जाना जाएगा, है ना। आर नॉन एज वेक्टर, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर कहेंगे, वेक्टर के नाम से जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपका सिंपल एडिशन से नहीं जुटेगा, तो सवाल क्या आएगा, है ना, कि आखिर ये तो एडिशन से सिंपल ऐड से नहीं जुटेगा तो जुटेगा कैसे, है ना। तो हम लोग देखेंगे इसके लिए ए सेट ऑफ रूल, यहाँ पे लिखेंगे ए सेट ऑफ रूल इज डिफाइंड फॉर एडिशन ऑफ such physical क्वांटिटी ए सेट ऑफ रूल, एक रूल का सेट डिफाइंड फॉर एडिशन ऑफ इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी है ना, आर नॉन एज हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्या बोलेंगे बच्चा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जो सिंपल एडिशन से नहीं जुटता है, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ने के लिए ए सेट ऑफ रूल जो है आपका डिफाइन हुआ है, उसको हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो आपका जुटेगा वो कौन सा लॉ से जुटेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुटेगा। ये आपका सिंपल है ना, सिंपल एडिशन से नहीं जुटता है क्या आपका वेक्टर, और यही बेसिस पे आपको है ना फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अब हम लोग नया एक डिफिनेशन देखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी which can be added by vector law of addition are known as vector, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया इस बात,
है ना, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किससे जुटेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुटेगा, है ना, किससे जुटेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जो जुटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मतलब कि वेक्टर जो है आपका कौन सा लॉ से जुटेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुटेगा, ये सिंपल एडिशन से नहीं जुटेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, etc। ये सारे के सारे क्वांटिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, विस्थापन, वेलोसिटी वेग, एक्सीलरेशन त्वरण, फोर्स आपका बल है ना। उसी तरह मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में जान रहे होंगे, है ना। किसी पार्टिकल का मोमेंटम होता है मास इनटू उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सारा चीज़ आएगा, सारा चीज़ आपका डिफाइन होगा। हम लोग जो मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें 1 बाय 1 हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 1 बाय 1 हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा का सारा क्वांटिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपका क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा। तो आपका ये सारा क्वांटिटी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमने वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है आपका ये सारा डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एक्स है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर भी क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है। और हमने क्या बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इसको बोलते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जो मेजरमेंट आता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, है ना। तो वेक्टर भी आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ये सारे के सारे क्वांटिटी आपका क्या है, फिजिकल है क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, और जो मेजर होके आता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वेक्टर के पास भी मस्ट हैव क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे, है ना, वेक्टर मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। वेक्टर मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, वेक्टर के पास मस्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड। हमने स्केलर में बताया था कि स्केलर के पास डायरेक्शन, स्केलर में हैव डायरेक्शन, लेकिन वेक्टर के पास मस्ट होता है डायरेक्शन। मतलब वेक्टर मस्ट हैव डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मस्ट हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन। अब देखेंगे कि हमने स्केलर में क्या देखा था कि स्केलर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो जनरली आपका स्केलर के पास क्या था, मैग्नीट्यूड था, है ना। तो स्केलर का मैग्नीट्यूड आपका क्या देखा कि पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ। लेकिन वेक्टर के पास आप दोनों चीज आ गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो याद रखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चा, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आपका क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर, नीचे, आजू बाजू, ये सब आपका क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन तो डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। एक बात ध्यान देना है बच्चा, फिजिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, और ये सबसे ज़्यादा टफ भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना। यदि आप फिजिक्स को फील करना शुरू करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और याद रखना है बच्चा, एक बार आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट जग गया तो फिजिक्स आपको क्या करेगा, आपके है ना आईक्यू लेवल को बढ़ा देगा, और यदि आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा तो फिर कुछ है ना सब सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। इसीलिए फिजिक्स आपका यदि आसान हो, है ना, आसान लगने लगा, फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट जग गया तो हर सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा। आप जो आपने जो गोल सेट किया है ना, अभी तो आप लोग 10th पास करके आए हो और ये आपको अभी अपने गोल पे एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। आप आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हो, यदि मैथ्स रखे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखे हो, तो आपको आईआईटी कॉलेज में जाना है, एकदम गोल सेट करना है, एकदम गोल से भटकना नहीं, एकदम फोकस करना है, अपने गोल पे फोकस करना है, एकदम माइंड सेट कर लेना है कि हमको आईआईटी कॉलेज में जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखे हो तो एकदम माइंड सेट कर लेना है कि हमको मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है, नीट हमको निकालना है, अच्छे मार्क्स से अच्छे रैंक से निकालना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, ये माइंड सेट लेकर के आपको चलना पड़ेगा। तो कुछ भी टफ नहीं, सब आसान है, बहुत ही आसान है। आईआईटी निकालना बहुत ही आसान है, मेडिकल निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर सिंसियरली आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है, बस आपको हर सब्जेक्ट को फील करके समझ के पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है। सिलेक्शन एकदम टफ नहीं जाता है, बहुत ही आसान सिलेक्शन होता है ना। ऐसा नहीं कि आपको 100 मार्क्स का है तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना। तो बहुत ही आसान है, आप माइंड सेट एक बार कर लो कि नहीं हमको है ना आईआईटी कॉलेज में जाना है तो बस जाना है, चाहे जैसे, तो ये होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर पढ़ रहे थे बच्चा। याद रखेंगे बच्चा कि आपका फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम फील करने का सब्जेक्ट है ना। पढ़ेंगे और पढ़ने से अधिक उसको फील करेंगे, और जब तक ये फील नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं होगा। और याद रखना बच्चा, यदि आप फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो आपको फिजिक्स को फील करना शुरू करोगे, है ना। तो एक भी वीडियो लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि आपको फिजिक्स को फील करना है। जैसे फिजिक्स को फील करने लगोगे, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो जाएगा और मज़ा आने लगेगा। और यदि एक बार फिजिक्स में इंटरेस्ट जग गया तो फिर तो है ना आपका आईआईटी में सिलेक्शन फिक्स है ना, मेडिकल में सिलेक्शन फिक्स है, नीट में जाना एकदम फिक्स है ना। आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, आप अच्छे आईआईटी कॉलेज में जा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो चलिए बच्चों, है ना, इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। तो बच्चा आपने देख लिया कि स्केलर हम लोग किसको बोलेंगे, वेक्टर किसको बोलेंगे, स्केलर और वेक्टर के बारे में आपने जान लिया। अब हम लोग प्योरली वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलर के बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आपका सिंपल एडिशन से आपका जुट जाता है, सिंपल सब्सट्रैक्शन से, है ना। तो स्केलर का हमको सब्सट्रैक्शन पता है, एडिशन पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है ना। अभी तक जो भी हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे थे वो सारा कहीं ना कहीं स्केलर क्वांटिटी का ही कर रहे थे 10th तक, अप टू 10th। लेकिन है ना वेक्टर का अब हमको कुछ नहीं पता है, ना तो एडिशन पता है, ना सब्सट्रैक्शन पता है, ना मल्टीप्लिकेशन पता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब प्योरली वेक्टर पढ़ना यहाँ पे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है दर्शाना, ठीक है।
याद रखेंगे रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शाना, है ना। दर्शाने का मतलब होता है दिखाना। अब कोई भी चीज़ हम लोग कैसे दिखाते हैं, कुछ भी चीज़ कॉपी पे लिखते हैं और फिर हम लोग दिखा पाते हैं उसको। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब सबसे आसान लैंग्वेज में बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब यहाँ पे हो गया कि वेक्टर को हम लोग लिखेंगे कैसे कॉपी पे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का यहाँ मतलब हो गया कि वेक्टर को हम लोग कॉपी पे कैसे लिखेंगे, और उसका दो तरीका है, एक अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है और एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला है अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये दो ढंग से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन आते हैं। अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को हम अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चा, जैसे ए आपका वेक्टर है तो ए के ऊपर में क्या लगा देना है, एरो लगा देना है। बी कोई वेक्टर है तो इसके ऊपर में एरो लगा देंगे। सी कोई वेक्टर है तो इसके ऊपर में हम लोग एरो लगा देंगे। डी कोई वेक्टर है तो इसके ऊपर में एरो लगा देंगे, etc, है ना। तो जब भी हमको पता चल जाए कि ए वेक्टर है तो उसके ऊपर में क्या लगा के लिखना है, एरो लगा के लिखना है। ये आपका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर का। अब आपके बुक में, नोटबुक में कहीं भी ए के ऊपर में एरो लगा हुआ आपने पाया तो आपको समझ जाना है ये क्या है बच्चा, वेक्टर है। बी के ऊपर में एरो लगा हुआ आपने कहीं भी लिखा हुआ पाया, चाहे बुक में, नोटबुक में, कहीं भी, तो क्या समझ जाना है, बी क्या है आपका, वेक्टर है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउंस क्या करेंगे, प्रोनाउंस्ड एज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी, या नहीं तो बी वेक्टर, है ना। पढ़ेंगे हम लोग क्या, बी वेक्टर या वेक्टर बी पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, अब आपका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो देखेंगे मैग्नीट्यूड, जैसे आपका सी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, है ना। मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी। क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी पढ़ेंगे हम लोग। प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी पढ़ेंगे, ठीक है। या तो आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी लिखो या केवल बिना एरो का आप लिख दो, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर जाएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। समझ में आया। जैसे सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सी सिर्फ लिखना है तो मॉड लगा करके लिखेंगे, या बिना एरो का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एरो नहीं लगाएंगे। तो एरो नहीं लगाएंगे, सी पे हमने एरो नहीं लगाया तो ये सी का क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। चलिए बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल, है ना। मान लेते हैं एक फोर्स है, ए फोर्स एफ है आपका, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। अब इसी बात को हम लोग अलजेब्रिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी बात को हम लोग अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, इसी बात को हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एफ या मॉड ऑफ एफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। इसका मतलब हो गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 50 न्यूटन, या केवल लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को अलजेब्रिकली लिखेंगे, है ना। तो चलिए बच्चा, आप लोग इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे।
चलिए बच्चा एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। मान लेते हैं वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करेंगे, है ना। तो वेलोसिटी v ऑफ मैग्नीट्यूड 35 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मीटर पर सेकेंड इसका क्या है, यूनिट है। याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट होता है ना। तो यूनिट हम लोग क्या किसको बोलते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को जिसमें हम लोग मेजर करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। जैसे इसका लेंथ मेजर करना हो तो इसको क्या चीज़, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, इंच में मेजर कर सकते हैं, फीट में मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, लेंथ का यूनिट, है ना। तो लेंथ का यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है ना। तो ये सारा आपका यूनिट है। तो वेलोसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ v, है ना। इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ v इज इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखने वाला समझ जाएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 35 मीटर पर सेकेंड है या नहीं। तो केवल आपको पता है कि v आपका वेक्टर है, तो केवल v बराबर आप 35 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में जो भी चाहेंगे वो लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था आपका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का यहाँ पे मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर को कॉपी पे कैसे लिखेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है फिगर बनाना। मतलब वेक्टर को फिगर से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कौन सा फिगर होगा। तो याद रखेंगे कि वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है एरो होता है ना। याद रखेंगे, लिखेंगे एन एरो इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एरो, एन एरो इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शान, है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये आपका एरो बन गया, है ना। ये आपका एरो बन गया। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली, एरो से। अब देखेंगे कि एरो के पास क्या क्या होता है। तो एरो आपने बनाया तो यहाँ से यहाँ जो है ये एरो का लेंथ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एरो। और जिधर एरो का पॉइंटेड है, ये पॉइंट जिधर मार्क किया हुआ है, इसको हम लोग किधर क्या बोलेंगे, इधर जा रहा है एरो, है ना। तो इसको एरो का क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरो, है ना। याद रखेंगे बच्चा, एरो के पास आपका लेंथ और डायरेक्शन दो चीज़ है, लेंथ है और क्या है आपका डायरेक्शन है। और याद रखेंगे वेक्टर के पास भी दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगा वेक्टर का वो क्या होगा, एरो होगा। चूंकि एरो के पास भी दो चीज़ है, एंड लेंथ है और डायरेक्शन है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो जब हम लोग वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। क्योंकि एरो के पास भी दो चीज़ और वेक्टर के पास भी दो चीज़, एरो के पास लेंथ और डायरेक्शन, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो आपका होता है वेक्टर का वो एरो होता है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखेंगे
लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, एरो, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो gives magnitude of vector, magnitude of vector in certain scale, in certain scale and direction of arrow gives, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ एरो, एरो का जो लेंथ है वो क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देगा, है ना। लेंथ ऑफ एरो आपका क्या देगा, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देगा इन सर्टेन स्केल, कुछ खास स्केल में, है ना। और डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का क्या देगा, आपका डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे फटाफट। तो बच्चा हम लोग जब ज्योमेट्रिकली वेक्टर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, तो एरो का लेंथ कितना लेंगे, जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन किधर लेंगे, जिधर वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बातें क्लियर। तो थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्शन, हॉरिजेंटल प्लेन है ना, हॉरिजेंटल प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं बच्चा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चा। हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन किसको बोलते हैं, प्लेन, प्लेन किसको बोलते हैं, एनी फ्लैट सरफेस इज नॉन एज प्लेन। जैसे आपका ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, है ना, ऊपर वाला सीलिंग भी आपका क्या है, एक प्लेन है, आपका ये भी एक प्लेन है ना, नीचे वाला सरफेस भी आपका प्लेन है। तो कोई भी फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। और हॉरिजेंटल प्लेन हम लोग किसको बोलेंगे, वो प्लेन जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो, है ना, किसके पैरेलल हो, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के क्या हो जाए, आपका पैरेलल हो जाए, मतलब अर्थ का सरफेस आपका ऐसा होता है, इसके पैरेलल जो प्लेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन। और हॉरिजेंटल प्लेन का जब हमको डायरेक्शन दिखाना होता है, तो जब भी हम लोग कॉपी पे डायरेक्शन दिखाएंगे, तो कॉपी पे हम लोग दो इस तरह से लाइन देंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, और परपेंडिकुलर लाइन का ये कॉपी पे ऊपर जो होगा आपको नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे साउथ को, इधर आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ठीक है। लेकिन ये किस में, सिर्फ हॉरिजेंटल प्लेन में, मतलब अर्थ के सरफेस पे जब हम लोग चलते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को। और कॉपी पे जब भी हम लोग लिखेंगे, कॉपी पे जब भी हमको डायरेक्शन दिखाना होगा, तो कॉपी के ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट बनाना होगा तो हम लोग राइट बनाएंगे कॉपी के, और लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये आपका कन्वेंशन है, इसको आप लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा, लिखते हैं ए फोर्स एफ
ऑफ मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो अब इसी वेक्टर को बोलेगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। आपका वेक्टर है, फोर्स आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन है और डायरेक्शन किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है, और इसी को बोलेगा कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए, है ना। तो कॉपी पे जब भी हम लोग साउथ को दिखाएंगे तो साउथ आपका किधर दिखाते हैं, नीचे की तरफ दिखाते हैं, कॉपी के नीचे की तरफ। तो हम लोग एरो बनाएंगे, है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का क्या है, एरो। तो हमने एरो बनाया, किधर की तरफ बनाया, साउथ की तरफ बनाया। साउथ आपका किधर होता है, नीचे। याद रखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो चलिए अब है, तो हमने डायरेक्शन तो दिखा दिया। एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि वेक्टर साउथ की तरफ है इसीलिए हमने एरो किधर बनाया, साउथ की तरफ बनाया। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कितना लेंगे, मैग्नीट्यूड हम लोग कितना लेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 35 न्यूटन। तो हम लोग इस एरो का लेंथ कितना लेंगे, है ना, बताओ बच्चा कितना लेंगे। तो कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 35 न्यूटन ले लेंगे। तो बोलेंगे कि 35 न्यूटन का आप लाइन खींच सकते हो, बोलेंगे नहीं। लाइन आप कितना, है ना, लाइन जो खींचोगे लाइन का लेंथ कितना हो सकता है, सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में, किलोमीटर में, मीटर में हो सकता है, न्यूटन में नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग अपना एक स्केल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, हम लोग इसका अपना एक स्केल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग स्केलिंग करना पड़ेगा, स्केल बना लेते हैं, स्केल हम लोग बना लेते हैं। और इसको देखते हुए, है ना, जो आपको जो चीज़ रिप्रेजेंट करना है, 35 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे मान लेंगे, चूँकि हमारा जो कॉपी होता है वो सेंटीमीटर में होता है। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आपका विड्थ का आपका नोटबुक होता है ना। तो हम लोग सेंटीमीटर में ले लेंगे। हम लोग जो स्केल लेंगे, मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू, इसको देखते हुए मान लेंगे कि 5 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है, 5 न्यूटन का। तो हम लोग ये स्केल बनाया, ये आपका स्केल, आप लोग तो देखे होंगे स्केल, हमने ये स्केल आपका बन गया। यहाँ पे 0 मार्किंग है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 आपका हो गया, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 0 सेंटीमीटर का मतलब 0 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना न्यूटन हो गया, 5 न्यूटन हो गया। 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर का मतलब 15 न्यूटन। इस तरह से आपका यहाँ पे 35 न्यूटन, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। तो इस स्केल से कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, बोलेंगे 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। तो हम लोग ये लेंथ कितना ले लेंगे बच्चा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, है ना, कि आप स्केल क्या ले रहे हो, है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 1 सेंटीमीटर बराबर हम 7 न्यूटन ले लेंगे, है ना। तो यदि आप 7 न्यूटन लोगे तो कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप कितना सेंटीमीटर का लाइन खींच रहे हो, 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बोलेंगे 35 न्यूटन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये बराबर का साइन है और ये आपका इक्विवेलेंट हम लोग बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के इक्विवेलेंट है ना। तो यही बोलेंगे आपका ये फोर्स हो गया। ये आपने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे रिप्रेजेंट किया, ज्योमेट्रिकली आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, है ना। ए फोर्स, है ना, चलो ए फोर्स F of magnitude 40 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ है। फोर्स का मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है और किधर की तरफ है, आपका वेस्ट की तरफ है। तो आप ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट किधर करोगे, तो वेस्ट आपका किधर होता है, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो ये आपका फोर्स हो गया। और यहाँ पे आपका
40 न्यूटन को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग स्केल ले लेंगे, देखते हुए मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है किसके इक्विवेलेंट है, 5 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। या कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 8 न्यूटन के बराबर ले लेते हैं। कितना न्यूटन के बराबर? 8 न्यूटन के बराबर ले लेते हैं। तो कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा बताओ बच्चा? 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 8 5 से 40, आपका 40 हो गया यहाँ पे आपका। तो कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर का। बोलेंगे 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट है 40 न्यूटन का। बोलेंगे यही वो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, किधर के तरफ? वेस्ट के तरफ। आप ऐसा बना दिए, आपका पढ़ने वाला समझ जाएगा डायरेक्शन किधर की तरफ है, वेस्ट के तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना है? 40 न्यूटन। आप 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच चुके हैं और 1 सेंटीमीटर 8 न्यूटन के बराबर है। तो आपका कितना सेंटीमीटर है ना, कितना सेंटीमीटर यहाँ खींचे हैं? 5 सेंटीमीटर, मतलब 40 न्यूटन के बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिकली क्या कर सकते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। बच्चा एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। मान लेते हैं वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी v ऑफ मैग्नीट्यूड 27 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट के तरफ है, ईस्ट के तरफ। अब इसी को बोलेगा ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो इधर किधर की तरफ है डायरेक्शन? ईस्ट की तरफ। तो हम लोग एरो किधर बना लेंगे? ईस्ट की तरफ हमने एरो बनाया। अब कितना सेंटीमीटर का लेना है? तो आपका मैग्नीट्यूड कितना है? 27 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड में तो लाइन नहीं खींच सकते हो, है ना। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? स्केलिंग करना पड़ेगा। हमने एक अपना स्केल बना लिया, है ना। बोला कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट होगा? तो मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड की इक्विवेलेंट है, मीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट है। आप अपने हिसाब से ये ले सकते हो। कोई बच्चा आपका 9 भी ले सकता है, 9 मीटर पर सेकेंड की इक्विवेलेंट है तो 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा। इसको देखते हुए आपको डिसाइड करना है ना। तो बोलेंगे कि आपने कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा बच्चा? यहाँ पे कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो 27 मीटर पर सेकेंड आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 9 3 जा 27, मतलब 9 सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ पे। 9 सेंटीमीटर ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड के, है ना। तो इस तरह से बोलेंगे यही वो वेलोसिटी है जिसका डायरेक्शन ईस्ट के तरफ और मैग्नीट्यूड कितना है? 27 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप लेंथ लेंगे, लेंथ क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? एरो का, उसके मैग्नीट्यूड को इन सर्टेन स्केल, खास स्केल में, जो कि हम लोग यहाँ पे लेंगे स्केल। जो आप यहाँ पे स्केल ले रहे हो यही आप खास स्केल ले रहे हो। हर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप अलग अलग स्केल ले रहे हो, है ना। और उस स्केल को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये था आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वेक्टर को यदि हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? एरो है। क्योंकि एरो के पास आपने देखा क्या था? लेंथ था और डायरेक्शन था, और वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जब भी हमको बोलेगा वेक्टर बनाने के लिए तो हम लोग क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे। समझ में आया बच्चा? तो मतलब एरो मीन्स आपका यहाँ पे वेक्टर हो गया। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि आपको जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एरो का मतलब, एरो देखेंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर, है ना। और याद रखेंगे बच्चा ये आपका एरो है ना। तो एरो का ये लेंथ हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। एक चीज़ और होता है जहाँ से इसको हम लोग एरो का टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेल बोलते हैं। मतलब एरो का ये पूंछ है, ये एरो का सर है। इसको क्या बोलते हैं? हेड। इसको हेड बोलेंगे, ये टेल बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। एरो का पीछे वाला पोर्शन को हम लोग टेल बोलेंगे और आगे वाला को हम लोग हेड बोलते हैं। हेड और टेल, है ना। हेड और टेल याद रखेंगे, हेड टेल। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिखेंगे।
चलिए बच्चा हम लोग एंगल देखते हैं क्योंकि आगे हम लोग का एंगल यूज होने वाला है। एंगल, एंगल क्या है बच्चा? बेंडिंग ऑफ टू लाइन, दो लाइन के बेंडिंग का मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ टू लाइन है ना। एंगल क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी टू लाइन्स है ना। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों का जो ये बेंडिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे एंगल, ठीक है। और याद रखेंगे यूनिट ऑफ एंगल, हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूनिट ऑफ एंगल। एंगल का आपका दो यूनिट होता है, याद रखेंगे। एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन, ठीक है। एक होता है आपका डिग्री, दूसरा आपका रेडियन होता है। जब हमको डिग्री लिखना होता है तो ऐसे लगा देते हैं बिंदा, और रेडियन जब कुछ नहीं लगाना होता है, जब कुछ भी नहीं लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? रेडियन, या कुछ भी नहीं लिखो तो आपका रेडियन होता है ना। और याद रखेंगे दोनों का कन्वर्ट, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री है ना। अच्छा याद रखेंगे बच्चा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है या तो 22/7 या नहीं तो 3.14 है ना। 22/7 या 3.14 रेडियन है ना, इज इक्वल टू डिग्री में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और याद रखेंगे बच्चा, पाई जो आप यहाँ पे देख रहे हो, पाई आपका क्या है ना। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होता है, याद रखेंगे। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू आप देख रहे हो, पाई जो है यहाँ पे इसका अप्रॉक्स वैल्यू और पाई ये होता है 22/7। क्योंकि याद रखेंगे पाई जो है आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और 22/7 क्या है? रेशनल नंबर। और 22/7 क्या है बच्चा? कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। आप लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। रेशनल नंबर, ठीक। तो 22/7 हम लोग रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर आपका P/Q के फॉर्म में रहे, P/Q के फॉर्म में। तो 22/7 तो आपका P/Q के फॉर्म में है, जहाँ पे P और Q क्या हो? इंटीजर हो, ये भी आपका क्या हो? इंटीजर, ठीक है। तो और Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो तो हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। आप लोग पढ़े होंगे है ना। तो रेशनल नंबर आपका 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई आपका इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू आपका 22/7 एक्चुअल एग्जैक्ट नहीं होता है, वो अप्रॉक्स होता है। अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई 22/7 होता है ना। और याद रखें इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है इरेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होता है या आपका क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल होता है। या तो टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया जैसे 3/2, तो टर्मिनेट कर गया 1.5, लेकिन वही 10/3 हो जाए तो बोलेंगे 3.333333 चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं है ना रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। इसको हम लोग 3.3 पे रेकरिंग हम लोग लगा देते हैं, है ना। तो ये आपका टर्मिनेट कर गया, ये रेकरिंग है। ये रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म इसी दो फॉर्म में आता है ना। लेकिन इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म आपका ना तो टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है ना। तो इस तरह के डेसिमल फॉर्म को हम लोग है ना इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इरेशनल पाई आपका इरेशनल नंबर है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए फटाफट पॉज करके लिख लेंगे।
तो आपने देखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। यदि आपको बोला कि 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, रेडियन, रेडियन है ना, तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखेंगे कि सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, रेडियन इज इक्वल, इसीलिए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 है ना। इसीलिए आपको कितना का 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू आपका 30, ये आपका कट जाएगा 6 से, कितना हो गया, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आप एग्जाम्पल आपका दे दिया, बोला क्या, पाई बाय 12 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, व्हाट डिग्री, डिग्री में कितना होगा, कितना डिग्री होगा। तो हम लोग यही यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, बोलेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए आपका 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री है ना, डिग्री, इसीलिए पाई बाई आपका कितना है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई आपका 12 है, ये पाई से पाई कट गया, 12 से आपका 1 और 5 या 60, यानी कि आपका कितना हो गया, 15 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया, 15 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड से आप बना सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, हम लोग खटाखट आंसर लिखेंगे है ना। तो जल्दी फटाफट इसको पॉज करके लिखेंगे। अब हम लोग खटाखट हम लोग आंसर लिखते हैं। जैसे कि बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे हमको दे दिया, बोला क्या कि 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा। तो किस में कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन में क्या होता है, पाई, तो पाई बाई 180 लिखेंगे इंटू 45, तो आपका कट गया कितना से, 4 से, कितना हो गया, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में होता क्या है, पाई, तो पाई बाई 180 लिख देंगे इंटू 60, आपका ये 3 बार में कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, फट से हम लोग लिख लेंगे। जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, बोला क्या कि पाई बाय 15 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में। डिग्री में क्या होता है 180, तो 180 को ऊपर रखेंगे अपॉन पाई और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 है ना, पाई बाई 15 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पाई से पाई आपका चला गया 15 1 जा और ये 12, यानी कि कितना हो गया, 12 डिग्री हो गया है ना। तो फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग है ना। याद रखना है किस में कन्वर्ट करना है, उसको ऊपर है ना, उसको ऊपर रखेंगे। जैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 को ऊपर में रखेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखेंगे, और बस फटाक से मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया पाई बाई 7 इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो बोलेंगे पाई बाई 7 बराबर कितना रेडियन होगा है ना। पाई बाई 7 इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, चूँकि ये रेडियन में है ना, बोलेगा कितना डिग्री होगा, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बोलेंगे 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई कितना 7, आप इससे कट गया, क्या हो गया 180 बाई 7, इतना क्या हो गया डिग्री है ना। काट करके जितना आता है पॉइंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। कुछ बातें को यहाँ पे याद ही रख लेना है, जैसे 30 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में क्या होता है, पाई बाई 6। 45 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 4 है ना। 60 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 3 है ना। 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 2, इसको याद ही रख लेंगे, एकदम रट जाएंगे है ना। 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4 रेडियन में, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन है ना। 90 डिग्री आप जानते हो कि 180 डिग्री बराबर आपका पाई होता ही है। ठीक है, इस तरह से आप याद ही रखेंगे। ठीक है, 180। नेक्स्ट
90 के बाद 120, तो 120 किसका 60 का 2 टाइम्स यानी कि 2π/3। इसके बाद 150 डिग्री, तो 150 डिग्री 30 का 5 टाइम्स है तो 5π/6 हो गया। और आप जानते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता ही है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो इसको आप याद ही रख लेंगे, माइंड में सेट रख लेंगे, इसको 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, है ना। 2-3 बार लिख लेंगे याद हो जाएगा। 30 डिग्री का मतलब π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2, 120 2π/3, 150 5π/6 और, है ना। तो सिर्फ आप 90 तक याद रखेंगे। 120 60 का 2 टाइम्स है ना, π/3 का 2 टाइम्स हो गया 2π/3, है ना। 150 आपका 30 का 5 टाइम्स है ना, तो 5π/6 हो गया। और 180 आप जानते हो पाई होता ही है, फटाफट इसको याद रखेंगे बच्चा, है ना। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग यहीं क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चा। और एकदम बच्चा, है ना, एकदम अभी से ही आप लोग गोल सेट कर लेना है कि हमें क्या करना है। आईटी कॉलेज में जाना ही जाना है और मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है। यदि आप गोल सेट कर लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपने गोल सेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, हमारे साथ चलना है, हमारा वीडियो लेक्चर देखते रहना है और बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।